बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम फेडरल बोर्ड का जो एसएलओस बेस्ड कुरिकुलम है उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आपकी बुक्स कौन सी इंक्लूड होंगी, आपके उन बुक्स में से जो चैप्टर्स होंगे वो कौन से इंक्लूड होंगे, मेजर टॉपिक्स क्या होंगे और बाकी कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आपके कुरिकुलम में जो बुक्स इंक्लूड हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोएटा है। बेसिकली आपको चैप्टर्स के नेम्स बता दिए गए हैं इस करिकुलम में। चैप्टर्स के नेम्स के बाद आपको टॉपिक्स बता दिए गए हैं, तो आपने वो टॉपिक्स कवर करने हैं। टॉपिक्स आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, इवन कि आप इन बुक्स को ना भी फॉलो करें, आपने जस्ट वो टॉपिक्स कवर करने हैं, वो चाहे आप जहां से मर्जी प्रिपेयर करें। ये बुक्स आपको इसलिए बताई गई हैं कि ये ऑलरेडी सिलेबस का हिस्सा हैं। स्टूडेंट्स और लेडीज कॉलेजेस में यही बुक्स फॉलो की जाती हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसको प्रेफरेंस के तौर पर ये बुक्स बताई हैं कि आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी टॉपिक है तो उसका कुछ ना कुछ मटेरियल तो आपने प्रिपेयर करना है। अब उस मटेरियल को किस हद तक प्रिपेयर करना है तो उसके लिए ये बुक्स बताई गई हैं। दूसरे नंबर पर आपके इन बुक्स में जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, वो चैप्टर्स आपको मैं बताता चलूँ कि एसएलओस बेस्ड तैयारी के लिए जो आपकी फिजिक्स की बुक होगी सेकंड ईयर में, उसमें जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने हैं उसमें चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 15 अल्टरनेटिंग करंट, 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, 17 इलेक्ट्रॉनिक्स, 18 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा और 20 न्यूक्लियर फिजिक्स शामिल हैं। अब इस करिकुलम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आपके हर एक टॉपिक में जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो बयान किए गए हैं कि आपने मेजर कॉन्सेप्ट्स उस चैप्टर में से कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले अगर चैप्टर 11 की मैं बात करूं, बाकी चैप्टर्स आपने उस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेजर कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। तो उसमें फोर्स बिटवीन चार्जेस इन डिफरेंट मीडिया है कि डिफरेंट मीडियम में जो चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी उसके बारे में। दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरियस चार्ज कन्फिग्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाजेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में कवर करने हैं। इसी तरह बाकी चैप्टर्स के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने उस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आपने देख लेना है। अब इसके बाद लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप जो भी टॉपिक तैयार करेंगे तो उस टॉपिक में आपने उस टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है, उसमें क्या चीज़ आपने मद्देनजर रखते हुए तैयार करना है उसको। तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो 3 तरह की हैं। लर्निंग आउटकम्स है क्या कि कोई भी जो टॉपिक है उससे आपने क्या लर्न किया है, क्या सीखा है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग आउटकम्स है। अब अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, एग्जांपल के तौर पर मैंने जस्ट एक लाइन कॉपी की है, बाकी आप देख सकते हैं वहीं पर। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, स्टूडेंट विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के तौर पर, तो ये उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास इन्वेस्टिगेशन स्किल्स है या लेबोरेटरी वर्क है। तो इसमें स्टूडेंट, अब जहां पे भी एक लाइन मैंने जस्ट कॉपी की है, स्टूडेंट्स विल ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टर। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का थ्रू ए रेजिस्टर। तो ये क्या होगा, एक लेबोरेटरी वर्क हो गया, या स्टूडेंट की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि स्टूडेंट को एक टास्क दिया है कि ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको ड्रॉ कैसे करना है। तीसरा हमारे पास जो इसमें लर्निंग आउटकम्स हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस हैं। कि साइंस का टेक्नोलॉजी में या सोसाइटी में क्या कनेक्शन हो सकता है। तो अब इसमें देखें एग्जांपल के तौर पर, लिस्ट द यूज ऑफ कैपेसिटर्स इन वेरियस हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज इन फ्लैश गन ऑफ कैमरा, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक फैन, रेक्टिफिकेशन सर्किट एटसेट्रा। कि स्टूडेंट क्या करेगा, उसने लिस्ट बनानी है, लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि घर में जितने भी हमारे पास अप्लायंसेज होती हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, जैसा कि कैमरा है, रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिक फैन है, रेक्टिफिकेशन सर्किट है, ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें क्या हो रहा होता है
कैपेसिटर यूज हो रहा होता है। तो स्टूडेंट इस तरह की एक लिस्ट प्रिपेयर करे जिसमें वो ये बताए कि उसके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें कहाँ कहाँ पे कैपेसिटर यूज हो रहा है। तो ये बेसिकली डेली लाइफ यानी कि सोसाइटी के साथ उस साइंस का, उस टॉपिक का क्या रिलेशन है वो हमने देखा। तो ये 3 तरह की लर्निंग आउटकम्स आपके इंक्लूड हैं। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क है कि अब वो तो सारी थ्योरी की बात थी। अब अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपकी लिस्ट गिवन है कि कौन कौन से आपने प्रैक्टिकल करने हैं, और दूसरे नंबर पर उन प्रैक्टिकल्स के लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं, जो ऑपरेटर ज़रूरी होता है, उसकी लिस्ट भी गिवन है। तो वो तो खैर उस इंस्टीट्यूट के लिए है कि उसने ऑपरेटर्स क्या कुछ चाहिए होगा उसे एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए, और दूसरे नंबर पर उन एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट दी गई है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव्स उस प्रैक्टिकल वर्क के क्या होने चाहिए। सबसे नंबर ए है प्लानिंग। फर्स्ट प्लानिंग कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसको प्लान करके करना है, किस तरह करना है वो सारी प्लानिंग उसको आनी चाहिए। दूसरा इम्प्लीमेंटिंग, कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कोई भी ऑपरेटर्स है किसी भी चीज का तो उसको इम्प्लीमेंट वो कैसे करेगा, उसको फिर उसको यूज करते हुए उसमें से आंसर कैसे वो कंक्लूड करता है, उसका सारा मेथड फॉलो करके जो भी उसका प्रोसेस है वो सारी कैलकुलेशंस करके तो उसका आंसर कैसे कंक्लूड करता है। तो ये 3 हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब अगर पार्टिकुलर अटेंशन किन टॉपिक्स पे, किन चीज़ों पे पार्टिकुलर अटेंशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले टेक्निक्स है। टेक्निक्स में क्या है कि एक्यूरेट फोकसिंग एंड लोकेशन ऑफ इमेज। सपोज करते हैं कि लेंस यूज किया जाता है इमेज के लिए, तो उसके लिए एक्यूरेट फोकस होना चाहिए और लोकेशन जो इमेज की है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, तो उसको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग आनी चाहिए, जैसे कि डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स इन टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म, कि कोई भी रिजल्ट हमने किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का हम टेबल में कैसे लिख सकते हैं, या उस रिजल्ट को यूज करते हुए हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। इसके बाद प्रोसीजर्स हैं कि जैसे केयरफुल रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल एक्चुअल मेजरमेंट्स मेड, कि जो भी मेजरमेंट्स ली हैं, एक्चुअल मेजरमेंट्स ली हैं, उनकी केयरफुल रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है। ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी में अब जाहिर सी बात है एरर कोई ना कोई हो सकता है, रैंडम एरर हो सकता है या सिस्टमेटिक एरर हो सकता है। तो वो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी उसने चेक करना है कि कोई एरर तो उसमें मौजूद नहीं है। उसके बाद एरर एस्टिमेट्स हैं कि रूल्स फॉर कम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम एरर्स इन दी सिंपल केस, कि कोई भी जो रीडिंग लेंगे उसमें जो एरर होगा, मैक्सिमम एरर्स, रूल्स फॉर कम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम एरर्स, तो उस जाहिर सी बात है उस एरर को फिर रिमूव भी करना है। तो ये सारी चीज़ें उस प्रैक्टिकल वर्क में शामिल होंगी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे प्रैक्टिकल वर्क के। और ये जो हमारे पास है कि पार्टिकुलर अटेंशन किन चीज़ों पे होनी चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त। नेक्स्ट हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इस करिकुलम में जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर टू असेस स्टूडेंट्स फॉर द फॉलोइंग एबिलिटीज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, कि स्टूडेंट को किन चीज़ों पे असेस किया जाएगा, किन ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे असेसमेंट उनकी होगी। तो सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, कि उसको कोई भी टॉपिक जो है उसके बारे में नॉलेज कितना है, वो उसने जो भी लॉ पढ़ा, जो भी मॉडल पढ़ा या जो भी फेनोमेना पढ़ा उसके बारे में उसको कितनी समझ है, उसके बारे में कितना इल्म रखता है वो। दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड क्या है कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू अप्लाई नॉलेज इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टू एवरीडे एंड फेमिलियर अनफेमिलियर या नोवेल सिचुएशंस, कि स्टूडेंट जो भी टॉपिक पढ़ रहा है तो उसको डेली लाइफ में पता होना चाहिए कि वो जो लॉ है या फेनोमेना है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल दूं तो ओम्स लॉ है, अगर घर में कोई भी ऑपरेटस है, उस ऑपरेटस में एक सर्किट मौजूद है, तो वहाँ पे वो किरचॉफ लॉ अप्लाई करता है या किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करता है या किरचॉफ जो हमारे पास वोल्टेज लॉ है वो अप्लाई करता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा कि अब डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस उन चीज़ों की यूज़ हो रही होती हैं वहाँ पे कौन सा लॉ किस तरह अप्लाई करना है। इसके बाद एनालिसिस है कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेलिवेंट एंड इनरेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कि यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है कि स्टूडेंट जो रेलिवेंट या इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके। उसके बाद इवेल्युएशन है। अब स्टूडेंट की इवेल्युएशन कैसे होगी। स्टूडेंट शुड बी एबल टू इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट,
कि स्टूडेंट इस काबिल होना चाहिए कि वो कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो इवेल्युएट कर सके। इसके बाद कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स आर एबल टू लोकेट, सिलेक्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। वैरायटी ऑफ सोर्सेज में जो स्टूडेंट है वो क्या कर सके, लोकेट कर सके, सिलेक्ट कर सके, या उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज्ड एक सीक्वेंस तरीके से बयान कर सके। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स कैसे होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उसकी कैसे होगी। स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट ऑफ द फाइनल रिजल्ट। कि स्टूडेंट क्या हो, इस काबिल हो कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि अनसर्टेनिटी का इफेक्ट क्या आ रहा है जो हमने रीडिंग लेकर मेजरमेंट ली थी। उसके बाद एटीट्यूड्स है कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू एन अप्रिसिएशन ऑफ द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो ये हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो असेसमेंट पैटर्न क्या होगा। पर्पसेस ऑफ assessment is to measure the extent to which students have achieved the learning outcomes of the program based on this curriculum। कि तो उस करिकुलम में जो चीज़ें इंक्लूड थी उसके मुताबिक आपका कितना पेपर जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम जो आएगा वो कितने परसेंट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा। तो नॉलेज बेस्ड आपका पेपर 15% होगा, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है तो वो टोटल पेपर आपका अगर है तो उस पेपर में 15% पेपर नॉलेज बेस्ड होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो 40% पेपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंड कर रहा होगा। आपको किसी टॉपिक की समझ कितनी है, आप उस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 40% है। उसके बाद एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड इवैल्यूएशन ये 20% होगा और कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ फिजिक्स 20% होगा। इसके बाद अगर बात करूं तो टीचिंग मैथडोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजीज हैं। अब दो किस्म के होते हैं, एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है और एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसमें टीचर लेक्चर देगा और यूज ऑफ एवीए, अब इसमें वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है, कोई भी वीडियो दिखा सकता है बच्चों को कि जैसे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो, प्रोजेक्टर पे कोई भी ऐसी एनिमेशन जिसके जरिए से स्टूडेंट इजीली समझ सकें उस टॉपिक को। इसके बाद होल क्लास डिस्कशन है कि स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करनी, कि कोई भी टॉपिक दे दिया और वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना कि इसमें क्या क्या इसके पहलू हो सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड जो मेथड है उसमें रोल प्ले है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है कि स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए और वापस में किसी टॉपिक को डिस्कस करें। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क में लाइब्रेरी सर्च आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है। कि कोई भी प्रोजेक्ट उनको दिया तो उस प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी में उन्होंने सर्च करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कि वो जो उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। उस लॉ के अलावा अगर वो लॉ अप्लाई ना करें तो उसके बगैर वो वर्क करेगा या नहीं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के ज़मरे में आता है। और उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क है कि जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उन प्रोजेक्ट्स में उनका प्रैक्टिकल वर्क भी होगा। इसके बाद सेल्फ स्टडी है कि स्टूडेंट्स खुद से चीज़ सेल्फ स्टडी करें, खुद से टॉपिक रीड करें, तो ये सारा उसमें आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लर्निंग पैरामिड है कि लर्निंग पैरामिड क्या चीज़ है, आउटकम्स फॉर ट्रेडिशनल लर्निंग मैथोडोलॉजी वर्सेस आउटकम्स फॉर एक्टिव एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मैथोडोलॉजी। के एक पैरामिड दिखाया गया है, इसमें अब आप देखें तो 5% लेक्चर है, व्हाट वी हियर। कि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो 5% उसने जस्ट लेक्चर को देखना है कि वो क्या उसने सुना। उसके बाद 10% रीडिंग है, व्हाट वी रीड, कि वो टॉपिक सपोज कोई भी टॉपिक था तो उस टॉपिक को फिर खुद से रीड करना है। 20% ऑडियो विजुअल कि व्हाट वी सी, वो लेक्चर जब टीचर लेक्चर दे रहा है तो आपने उसको क्या सुना, ये 20% आएगा। उसके बाद 30% है डिमॉन्स्ट्रेशन, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें क्या कुछ लेक्चर में क्या क्या चीज़ शामिल थी। 50% डिस्कशन है कि वो टॉपिक जब सारा एंड हुआ, वो लेक्चर एंड हुआ तो हम आपस में डिस्कस करें, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करें कि ये क्या है, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें निकली, क्या क्या चीज़ें थी, क्या कौन सी चीज़ किस तरह से बयान की गई। 75% प्रैक्टिस बाय डूइंग है। इसी वजह से टीचर्स आपको कहते हैं कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है तो क्या करें, उसको आप प्रैक्टिस करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको वो चीज़ आएगी।
तो इसी वजह से इसको 75% रखा गया है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी। 75 से भी ज्यादा 90% टीचिंग अदर्स है, व्हाट वी सी हियर एंड से एंड डू, कि 90% टीचिंग अदर्स, दूसरों को पढ़ाएं। आपने जो चीज सीखी है, लेक्चर देखा, सुना, उसमें क्या क्या चीजें थी, वो डिस्कशन की, डिस्कशन के बाद आप जब किसी और को वो चीज पढ़ाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक आपको किस हद तक आता है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर लेने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद आप क्या किया करें, आपस में डिस्कशन करें और उसके बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, उस चीज की प्रैक्टिस करें। वो जो चीज आपने पढ़ी है वो आपको आती भी है या नहीं, और साथ ही साथ क्या करें, आप किसी दोस्त को समझाएं, जो टॉपिक आपने सीखा है, जो पढ़ लिया है, वो किसी और को समझाएं। अगर आप समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है। तो ये लर्निंग पैरामिड था। इसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स है, कि जाहिर सी बात है ये जो SLOs बेस्ड एग्जाम, ये जो चेंजिंग ला गई हैं, रिफॉर्म्स ला गई हैं FYs में, तो ये इसलिए है कि स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर्स पे फोकस किया गया है, कि टीचर्स अपने पुराने मेथड्स से निकलकर एक नई स्किल्स सीखें, स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाएं। पहले ऐसा होता था कि टीचर्स जस्ट मार्किंग करवा देते थे कि आपने यहां से लेकर यहां तक याद करना है, यहां से लेकर जहां तक याद करना है। तो उसका इफेक्ट ये होता था कि टीचर ने समझाया नहीं, बच्चे ने रट्टा मार लिया, पेपर में लिखाया, मार्क्स आ गया, बस खत्म। तो यही वजह थी कि 99.9% मार्क्स लेके भी बच्चे काबिल नहीं थे। तो अब जो है वो हर एक चीज समझेंगे, हर एक टॉपिक नॉलेज वाइज, एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, सारी असेसमेंट डिफरेंट तरीके से होगी। तो वो क्या है कि टीचर्स अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, उनका एटीट्यूड ऐसा हो कि वो हर एक पहलू से बच्चों को हर एक चीज टॉपिक एक अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो अब इसमें टीचर्स के लिए क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स, टीचर्स को टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करनी होगी। बी अवेयर ऑफ न्यू इनोवेशंस एंड स्ट्रेटजीज, जो न्यू इनोवेशंस एंड स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज होना चाहिए। डेवलप एबिलिटी टू कंडक्ट एक्शन रिसर्च एंड एनहांस कैपेबिलिटी टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो यहां तक हमारे पास ये कुरिकुलम बेस्ड SLOs थे। बाकी आप किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए मेरा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।